मैं अजीत झा आप लोगों को स्वागत करता हूं। वेलकम ऑन एकेडमी चैनल पर आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। वेलकम क्रैक्स यूपीएससी सीएससी जीएस विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। आइए अन अकेडमी के साथ मिलकर के एक बेटर भविष्य का निर्माण करें, एक सफल प्रशासनिक अधिकारी बने। और वह प्रशासनिक अधिकारी कैसे बने उसके बारे में मार्गदर्शन मैं प्रदान करूंगा। उससे पहले मैं अनअकैडमी के बारे में आप लोगों को बता दूं कि अगर अनअकैडमी ज्वाइन आप करते हैं तो आपको क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या मिलता है। क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा दिए बगैर यानी फीस दिए बगैर बहुत अधिक लाभ तो प्राप्त होगा नहीं। ये जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन हमें भी करना चाहिए। तो आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं यानी एडमिशन लेते हो तो आपको क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती है उसको जाने। फर्स्ट, डेली लाइव क्लासेस, जहाँ पर आप इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के साथ डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। सेकेंड, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो बेटा, मैं हमेशा ये बात कहते आ रहा हूं, टेस्ट योर सेल्फ। मैं हमेशा कहते आ रहा हूं, टेस्ट योर सेल्फ, यहाँ के स्वयं का मूल्यांकन करिए। और स्वयं का मूल्यांकन करने का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? रेगुलर मॉक टेस्ट। चाहे आप प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हो या मेंस एग्जाम दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो, देखो भाई, चाहे प्रीलिम्स दे रहे हो या मेन दे रहे हो, टेस्ट योर सेल्फ, स्वयं का मूल्यांकन करना होगा। केवल पढ़ने से काम नहीं होता है कि हमने इतने घंटे पढ़ा, सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कंप्लीट है, नहीं। आप अपने परफॉर्मेंस को जानें कि आपका परफॉर्मेंस कैसे बेटर होगा, उसके बारे में जानने का सबसे बड़ा जरिया क्या है? रेगुलर मॉक टेस्ट। इससे आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे, परफॉर्मेंस को जान पाओगे, और जो भी वीकनेस पॉइंट होता है उसको आप रिमूव करते हुए, उसको दूर करते हुए उसको इम्प्रूव करते हैं। और इम्प्रूव करते हैं तो हमारा क्या होता है? रिजल्ट। यही अनअकैडमी का सबसे बड़ा टारगेट है, रिजल्ट, सिलेक्शन। जिसके लिए हम लोग मिलकर के प्रयास करें, उसका लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए। ये लाभ कब मिलेगा? जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। एंड हमने क्या स्ट्रक्चर कोर्सेज, जहां पर सिलेबस को बेटर तरीके से तैयार किया गया है, आपको तैयारी करने में सहायता प्रदान करेगा। और वन सब्सक्रिप्शन लेने पर अनलिमिटेड आप एक्सेस कर सकते हैं, अपने फोन डिवाइस से सारी सुविधाएं प्राप्त है। ये रहा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। अपने फोन से आप प्ले स्टोर में जा करके इसको आप डाउनलोड करें, उसके बाद ही तो सारा कुछ मिलेगा। देखो, मैं अजीत झा, सिविल सर्विसेज पीसीएस इंटरव्यू देने का अनुभव मुझे प्राप्त है, और एज ए गेस्ट लेक्चरर के रूप में भी मैं पढ़ा चुका हूं और पढ़ा भी रहा हूं। दिल्ली और दिल्ली से बाहर में सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको लगभग 12 वर्षों से मैं मार्गदर्शन देते आ रहा हूं। तो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे एक बेटर प्रिपरेशन करें, और यानी जिससे आपका व्यूज क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो, लॉजिकली आप थिंकिंग करें। तो मैं हमेशा कहता हूं, हमें हार्ड वर्किंग की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पर स्मार्ट वर्किंग करने के लिए आए। स्मार्ट वर्क कैसे करें उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये सारा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बात और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 2 सब्जेक्ट, जनरल स्टडीज में मेरा 2 सब्जेक्ट है। एक हिस्ट्री और दूसरा इंडियन पॉलिटी। ये इसका मेरे पास 2 पार्ट्स हैं, एक हिस्ट्री और दूसरा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। साथ ही ऑप्शनल पेपर में हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। तो पहले इसको जाने, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। ये रहे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स। ये कह सकते हो सफल प्रशासनिक मार्गदर्शक।
इन सफल प्रशासनिक मार्गदर्शक के गाइडलाइन में पढ़ने का सौभाग्य आपको प्राप्त है, मुझे पढ़ाने का भी सौभाग्य प्राप्त है। और सफल प्रशासनिक मार्गदर्शक जैसे डॉक्टर रोमन सैनी सर, मुनाल पटेल सर, एक्सेट्रा टॉप मोस्ट है। देखो, अनअकैडमी के द्वारा आपके प्रिपरेशन को आसान करने के लिए मोर देन 15,000 से अधिक कोर्स का डिजाइन तैयार किया गया, जो आपको प्रीलिम्स, मेन या आप इंटरव्यू देते हो, इन तीनों में आपको सहायता प्रदान करेगा। प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, एनसीईआरटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर्स, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ ऑप्शनल कोर्स की व्यवस्था है। और जो सबसे दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर है, जिस पर मैं हमेशा फोकस डालता हूँ, वह प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी एंड आंसर राइटिंग कोर्सेज की भी यहाँ पर कोर्स अवेलेबल करवा दिया गया है, जो आपके सफलता का मूल स्रोत है। मैं हमेशा कहता हूँ, सक्सेस बेटा वैसे नहीं प्राप्त होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक प्लानिंग करना होगा, एक स्ट्रेटेजी तैयार करना होगा। बिना योजना बनाए हुए ही हम कोई युद्ध पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यूपीएससी हमारे लिए युद्ध को जीतना ही है, उसी टाइप से है। जैसे चाहे युद्ध जीते या ईश्वर की प्राप्ति करे, तो ईश्वर हमारे आज कौन है? तो आईएएस ही है। उसके लिए हमें एक योजना बनाना होगा, रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। उसके सारे स्ट्रेटेजी प्लानिंग अनअकैडमी के द्वारा तैयार किया गया है। आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, एडमिशन लेते हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए मेंस में सफलता प्राप्त करने के लिए देखो, प्रीलिम्स पास करना हमारा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है फाइनल सिलेक्शन। और बेटा फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं हमेशा ये कहूंगा, फाइनली सिलेक्शन के लिए आंसर राइटिंग पर ध्यान देना होगा। जब आप मेन लिखते हो, मेन लिखते हैं, तो मेन के लिए आंसर राइटिंग पर ध्यान देना अनिवार्य होता है। यानी आप डिस्क्रिप्टिव लेते हो, कैसे आप राइटिंग स्किल कैसे बेटर बनाते हो, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और ये कोर्स ज्वाइन करने पर आपको काफी सुविधाएं प्राप्त होगी, डेफिनेटली सुविधाएं प्राप्त होगी। जो आप कंटेंट तैयार करते हो, कैसे लिखते हो, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो एक दिन का नहीं है, काफी लंबे समय तक, जब तक इसके पीछे आप मेहनत नहीं करते, आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो मैं कहूंगा मस्ट बी ज्वाइन प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी कोर्स एंड आंसर राइटिंग कोर्स आल्सो। देखिए, अनअकैडमी के द्वारा दो टाइप का कोर्स लॉन्च है, एक प्लस, एक आइकॉनिक। पहले प्लस में आपको क्या मिलता है? लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर शेड्यूल्स, जिसमें एक महीने का फीस है 9,000, 3 मंथ्स का फीस है 22,500, 6 मंथ्स का फीस है 40,500, एक वर्ष का फीस है 49,500, 24 मंथ्स का फीस है 72,000 एंड 36 मंथ का फीस है 90,000। ये मेरा प्रोमो कोड, ये मेरा नाम अजीत झा है, इसका आप यूज करें। प्रोफाइल लिंक पर आप जा सकते हैं, मेरा प्रोफाइल लिंक पर चले जाएं और टेलीग्राम लिंक पर चले जाएं, सारा कुछ अवेलेबल है, मिलेगा आपको। इसके बाद आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट होता है, और ये फीस कम होकर के, रिड्यूस होकर के बस ये रह जाता है। बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और दूसरा क्या है बेटा, मैं कहूंगा आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको मिलता है लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल्स, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड फीडबैक। एक्चुअली सिविल सर्विसेज में फाइनली सिलेक्शन के लिए हमें यही कोर्स चाहिए, आइकॉनिक ही चाहिए। आइकॉनिक में आप देख रहे हो सबसे बड़ी सुविधाएं क्या है? पर्सनल कोच जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, इसमें जो आईएएस बन चुके हैं या एक्स आईएएस ऑफिसर हैं या जो एक्सपर्ट हैं, वो हमेशा आपके साथ अवेलेबल होंगे। और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होता है, जिससे फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। तो यू मस्ट बी ज्वाइन इन आइकॉनिक। मैं अपने 12-13 ईयर्स के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप आइकॉनिक ज्वाइन करें। एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर
इतनी सारी सुविधाएं कहीं अदर्स अवेलेबल नहीं होगा। मैं अपना अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ। और जिसके लिए फीस रखा गया एक वर्ष के लिए 69,500, 24 मंथ्स के लिए 1,07,000 और 36 मंथ के लिए 1,41,000। और ये रहा मेरा प्रोमो कोड अजीत झा, इसका यूज कीजिए। आपको इन सभी लेवल पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद फीस कम होता है, एक वर्ष के लिए होता है 62,550, 24 मंथ्स के लिए 96,300 और 36 मंथ के लिए फीस होता है ओनली 1,26,900। और जो स्टूडेंट वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, हो सकता है समस्याएं हो, तो उनको अनअकैडमी के द्वारा बहुत बड़ा सपोर्ट दिया गया, फाइनेंशियली सपोर्ट है। फाइनेंशियली सपोर्ट यहाँ पर आपको एक है क्या, पर मंथ फी की व्यवस्था है। पर मंथ आप पेमेंट करके आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। बहुत बड़ा ग्रेट एडवांटेज है, उसका लाभ उठाइए। दूसरा ग्रेट सपोर्ट क्या है, इतने नॉमिनल फीस आप कहोगे कहीं भी आप इसका कंपेयर कर ले, किसी भी चले जाएं ऑफलाइन में तो आपको बहुत सारे फी देना होगा, फॉजिंग लोडिंग की समस्या होगी, खाने पीने की समस्या होगी, उसमें खर्च होगा। यहाँ पर घर बैठे एक प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं अवेलेबल है। तो बिना देरी किए हुए, समय को खराब किए बगैर और 2021 को टारगेट बनाते हुए, लक्ष्य बनाते हुए आप आइकॉनिक ही ज्वाइन करें। उसके बाद ऑप्शनल, जो आपका मेन में एक ऑप्शनल पेपर होता है, उसके लिए फी रखा गया है। एक मंथ के लिए 5,000, 6 मंथ्स के लिए 22,500, एक वर्ष के लिए 27,500, 24 मंथ्स के लिए 40,000 पर मंथ और 36 मंथ के लिए यानी 3 वर्षों के लिए 50,000 रुपये की फी है। और आप मेरा प्रोमो कोड ये रहा अजीत झा, इसका आप यूज करते हैं तो आपको 10% का सभी जगह आपको डिस्काउंट प्राप्त होता है। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मंथली फी भी आप दे सकते हैं, उसके बाद फी होकर के कम ये होता है। ओके दोस्त, ये रहा फी। अब चले अपनी सिलेबस की ओर। हम लोग ने पढ़ा था इससे पहले, मैंने बताया था अपने लेक्चर में कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो संस्थाएं थी उसके बारे में पढ़ा, भारत के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, और कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट से पहले बाद में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश की गई थी उसके बारे में पढ़ा, तो किस प्रकार से एक बड़े राष्ट्रीय पार्टी के गठन होने में इन संगठनों का योगदान रहा। इस टाइप से क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, चाहे सिविल सर्विसेज दे, आईएएस का पेपर दे या पीसीएस का एग्जाम दे, उस टाइप में क्वेश्चंस बिल्कुल पूछा गया। अब आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैं बताऊंगा कि उदारवादी आंदोलन। इससे पहले मैंने बताया कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने बता दिया था कि कांग्रेस की स्थापना से पहले जो भारत में राजनीतिक संस्थाएं थी उसका गठन हुआ और किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए वो बहुत बड़ा पृष्ठभूमि तैयार करता है। आज जो मेरा डिस्कस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी द मॉडरेट फेज, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं द मॉडरेट फेज पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। उदारवादी आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट का उदारवादी आंदोलन, जिसका टाइम 1885 से 1905, यानी ये 20 ईयर्स का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसको उदारवादी चरण के नाम से, उदारवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण था, यानी कांग्रेस का प्रारंभिक चरण था। और इसमें उदारवादी नरम दल, ठीक है, नरम दल, गरम दल सुनते होंगे, इनको नरम दल भी कहते हैं, सुनते होंगे नरम दल, गरम दल, काफी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये क्या था, नरम दल।
इनकी काफी आलोचना की गई है, अलग अलग नामों से जाना गया है, अलग अलग नामों से जाना गया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि उदारवादी क्यों कहा गया, नरम दल क्यों कहा गया, किसी को हम नरम दल क्यों कहते हैं, किसी को उदारवादी क्यों कहते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग इसको टी पार्टी पॉलिटिक्स, उदारवादी आंदोलन को बहुत सारे लोग इसको टी पार्टी पॉलिटिक्स के नाम से कह करके क्रिटिसाइज भी करते हैं, इसकी आलोचना भी करते हैं। कहा गया कि उदारवादियों का जो फेज था बेटा, लोग कहते हैं, यानी आलोचक कहते हैं कि यह चाय पार्टी की राजनीति थी। ये 20 ईयर्स का जो पॉलिटिक्स था भारत में, राष्ट्रीय आंदोलन जो था, वह चाय पार्टी की राजनीति थी। इस प्रकार से इनकी आलोचना की गई। देखो, उदारवादी नाम इसीलिए दिया गया कि ये जो उदारवादी कांग्रेस के जो लीडर्स थे, नरम राजनीति यानी नॉर्मल सामान्य राजनीति में पूर्ण विश्वास करते थे, भारतीय प्रशासन में विश्वास करते थे, और इनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार के सहयोग से ही, उनके सपोर्ट लेकर के ही हम अपने स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इनका मानना था, इस पर मैं पहले भी बताया। यही कारण है कि इनको उदारवादी कहा गया। और दूसरी बात, इन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध यानी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बहुत अधिक उग्र रूप नहीं दिखाया। हालांकि बाद में बहुत कुछ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है, स्वाभाविक बात है, समय के साथ परिवर्तन करना होता है, तो उस पर आगे हम लोग चलेंगे। अब देखिए, जब हम उदारवादी की पढ़ते थे, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि उदारवादी की कार्य करने की शैली, पहले इसको भी देखो, इसके आइडियोलॉजी, इसमें हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। इनकी आइडियोलॉजी यानी इनकी विचारधारा, इनकी विचारधारा क्या थी, आइडियोलॉजी क्या था, इनका मेथड्स क्या था, काम करने की शैली, काम करने की शैली क्या था, उस पर चर्चा करेंगे। इनकी उपलब्धियां क्या रही, उस पर भी चर्चा करेंगे। प्रशासनिक उपलब्धियों से पहले हम चर्चा करेंगे उस पर इनकी मांगे, जो डिमांड्स जो था ब्रिटिश सरकार से, इन्होंने क्या क्या मांगे, क्या राजनीतिक मांगे क्या थी, आर्थिक मांगे क्या थी, सामाजिक मांगे क्या थी, प्रशासनिक मांगे क्या थी, इन सभी पर चर्चा करेंगे। और लास्ट में इसका मूल्यांकन और आलोचनाएं, मूल्यांकन एवं आलोचना भी हम करेंगे, तब जाकर के हमारा कंप्लीट टॉपिक होता है। टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए इन सब बातों पर विचार करना अनिवार्य है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो व्यूज क्लियर होता है। क्योंकि जब हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं भैया, तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ व्यूज को क्लियर करना जरूरी है, थिंकिंग को डेवलप करना जरूरी है। थिंकिंग कब डेवलप होगा, जब हम कंसेप्चुअल पढ़ते हैं, आलोचनात्मक पढ़ते हैं, समालोचनात्मक पढ़ते हैं, तो हमारा व्यूज क्लियर होता है, लॉजिकली हम थिंकिंग करते, सोचते हैं। और जब आप आईएएस के लिए, मेन के लिए लिखोगे, तो वहां पर आपको इसी तरीके से लिखने की आवश्यकता होगी कि जरूरी नहीं है जो रटन विद्या आपको वहां पर काम आ जाए, बिल्कुल नहीं। रटन बुकिश लैंग्वेज, आपने बुक में क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए हो और उसको लिख डालोगे उसी भाषा में, तो बिल्कुल गलत होगा। ये बात मैं हमेशा कहते आ रहा हूं। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि उसको कंसेप्चुअल पढ़े, व्यूज क्लियर करें, यानी तार्किक रूप से लॉजिकली उसको डेवलप करने की हमें आवश्यकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, हमें स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है, स्मार्ट थिंकिंग की आवश्यकता है, उस प्रकार से हम काम करेंगे। ओके दोस्त, तो चले टॉपिक पर। अब देखिए, कांग्रेस की स्थापना होती है, इसके बारे में मैंने बताया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसका प्रथम सम्मेलन, एनुअल सेशन जो था, वह बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में लाया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, और आगे चल करके, ठीक है, आगे चल करके यानी कि सेकेंड जो कलकत्ता में कांग्रेस का जो
सेकेंड एनुअल सेशन हुआ, एनुअल मीटिंग हुआ था, वह कलकत्ता में हुआ 1886 में, और 1886 में इनकी संख्या बढ़ करके 434 हो गया। इतने प्रतिनिधि भाग लिए। देश के विभिन्न भागों से, विभिन्न स्थानीय निकायों से चुन करके, लोकल बॉडी से चुन करके इसमें प्रतिनिधि ने भाग लिया था। यानी इससे क्या हुआ, देश के विभिन्न भागों के प्रत्येक वर्ष, देश के विभिन्न भागों में प्रत्येक वर्ष के प्रतिनिधि का मिलना जुलना प्रारंभ हुआ, और बहुत जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ते हुए चली गई, हजारों में पहुंच गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है, एक अखिल भारतीय, ऑल इंडिया लेवल, अखिल भारतीय स्तर के पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक संस्था बन गई, संस्था बन गई। जी हाँ, जिसमें विभिन्न जाति, इसमें विभिन्न जाति धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न भाषाओं के लोग इसमें शामिल होते थे। अलग अलग व्यवसाय करने वाले प्रतिनिधि इसमें होते थे, प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। लेकिन इसके बावजूद भी एक बात यहाँ पर जानने की जरूरत है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होता एक मध्यम वर्गीय संस्था थी, एक मध्यम वर्गीय संस्था थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप कहोगे बेटा कि यह मध्यम वर्गीय संस्था क्यों थी, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मध्यम वर्गीय संस्था क्यों थी, क्योंकि इसमें अधिकांश जो प्रतिनिधि शामिल होते थे। मध्यम वर्गीय संस्था इसीलिए कहा गया कि इसी में जो अधिकांश प्रतिनिधि जो शामिल होते थे वह लेखक, एडवोकेट थे, वकील होते थे, लेखक राइटर लोग होते थे, लेखक थे, पत्रकार थे, डॉक्टर होते थे, इंजीनियर होते थे, शिक्षक होते थे, टीचर होते थे, ये सब इन लोगों में शामिल होते। ये क्या, एक प्रकार के मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी लोग कहलाते थे। और लेकिन एक खास बात है, इसमें जो अधिकांश प्रतिनिधियों की संख्या जो होती थी वह एडवोकेट होते थे, वकील होते थे, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में देखा गया विभिन्न प्रांतों में से आते थे, लेकिन बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास के प्रतिनिधि अधिक शामिल होते थे। अब जैसे कि आगे चल करके इसमें महिलाओं ने भी भाग ली। 1890 के देखते हैं, जैसे कुछ महिला प्रतिनिधि भाग लेती है। 1890 में एक महिला का नाम आता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के बैथुन कॉलेज, कोलकाता विश्वविद्यालय के बैथुन कॉलेज के स्नातक थी, पहली महिला स्नातक, फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी, कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित भी किया। और कादम्बनी गांगुली के बारे में कहा जाता है कि कादम्बनी गांगुली दक्षिण एशिया की पहली महिला चिकित्सक थी। डॉक्टर कादम्बनी गांगुली दक्षिणी एशिया, ये जो थे साउथ एशिया के, दक्षिण एशिया के पहली महिला डॉक्टर थी, चिकित्सक थी। और आगे चलकर भारतीय समाज के निर्माण में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को डेवलप करने में, उसको विकसित करने में महिलाओं का महत्वपूर्ण भूमिका रहा, उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो पृष्ठभूमि, और इस समय के जो प्रमुख नेता थे, उदारवादियों के जो प्रमुख नेता थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, एमजी रानाडे के अलावा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पी आनंद, रमेश चंद्र, आनंद मोहन बोस, दिनसा वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इत्यादि प्रमुख नेता थे। अब देखिए इनकी आइडियोलॉजी, मैंने कहा एक एक बात पर विचार करें, विचारधारा। पहले इनकी विचारधारा को देखें।
इनका आइडियोलॉजी क्या था? तो मैंने पहले ही कहा कि उदारवादी कांग्रेसी नेता जो थे, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के ये नेता जो थे, ये ब्रिटिश सरकार के न्यायप्रियता में विश्वास करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के न्यायप्रियता में विश्वास करते हैं, अर्थात ब्रिटिश संसद एवं जनता में इनका अटूट विश्वास था और संवैधानिक मार्गों पर चल करके संवैधानिक रूप से वह सुधार पर बल देते हुए अपने अधिकार प्राप्त करना चाहते थे, यानी संवैधानिक रूप से। यही कारण इनको नरम दल कहा गया, नरम कहा गया, उदार व्यक्ति कहा गया। डन। आप कहोगे कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास क्यों किया? क्योंकि इनका मानना था कि भारत अभी राष्ट्र निर्माण की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इनका जो मानना था कि भारत राष्ट्र निर्माण की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसकी राष्ट्रीयता को सावधानी पूर्वक पल्लवित करने की जरूरत है। देखो जो मैं बता रहा हूं, इनका मानना था कि भारत जो अभी है कि राष्ट्र निर्माण की ओर, राष्ट्र निर्माण की ओर भारत धीरे धीरे बढ़ रहा है और इनकी राष्ट्रीयता को सावधानी पूर्वक पल्लवित करने की हमें आवश्यकता है। ये जो थे, यानी इनके जो विचारधाराएं थी, प्रारंभिक राष्ट्रवादों की जो विचारधाराएं थी, वे लोकतंत्र और आधुनिक नागरिकों से बहुत अधिक प्रभावित थे। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के लोग लोकतंत्र से और खास करके आधुनिक नागरिक अधिकारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनका विश्वास था, यानी इन उदारवादी नेताओं का विश्वास था, इन राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास था कि भारत को धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर बढ़ना चाहिए, भारत को धीरे धीरे लोकतांत्रिक स्वशासन की ओर बढ़ना चाहिए। क्या था? धीरे धीरे लोकतांत्रिक स्वशासन, लोकतांत्रिक स्वशासन की ओर हमें धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। इसलिए यह ब्रिटिश सरकार का सहयोग लेना चाहा, ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास किया। इस बात का डर था कि यदि हम इसमें न्यायप्रियता में विश्वास नहीं करते तो हो सकता है कि हमारे आंदोलन को, हमारी योजना को ब्रिटिशर्स अपने बल के पर कुचल सकता है। इसलिए संवैधानिक तरीकों से यह अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। मैंने क्या कहा? इसके पीछे व्यूज, लोग कहते हैं अरे बहुत सारे लोगों की विचारधारा है, 1885 से 1905 के जो उदारवादी कांग्रेस के जो नेता थे, प्रारंभिक राष्ट्रवाद के जो नेता थे, ऐसा मानना है, उनका विश्वास है, वो ब्रिटिश सरकार के चापलूस थे, पिछलग्गू थे। इस तरह के बहुत सारे क्रिटिसाइज होता है, बट आप इनके थिंकिंग को देखिए। देखो जो सामने है वह सब कुछ नहीं है, सामने पीछे जो है उसको भी समझना हमारे लिए जरूरत होता है, क्योंकि कोई जो काम करते हैं उनके पूर्ण मानसिकता कैसी है, उनके पीछे थिंकिंग क्या है, इसको समझना हमारे लिए काफी अनिवार्य होता है। अब देखो बेटा, आप कहीं पर आईएएस अधिकारी बन के जा रहे हो, कहीं पर आप जिला कलेक्टर बनोगे, वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है, तो जो सामने में आपको कोई बात दिखता है सिर्फ उसी को तो नहीं देखोगे, आपके जो अप्रत्यक्ष है उस पर हमें सोचना अनिवार्य होता है। नहीं तो क्या होगा, हमारे द्वारा किए गए काम बेहतर नहीं होगा, फिर हम अनेक आलोचना के शिकार हो जाएंगे, हमारे कैरियर खराब हो सकता है, कैरेक्टर खराब हो सकता है। यही बात यहाँ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी मैंने कहा कि क्यों न्यायपालिका विश्वास करते थे कि इनका मानना था कि भारत अभी जो है राष्ट्र निर्माण की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीयता को सावधानी पूर्वक हमें पल्लवित करने की आवश्यकता है। ये प्रारंभिक राष्ट्रवाद के जो लीडर थे, ये लोकतंत्र एवं आधुनिक नागरिक अधिकारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनका विश्वास था, इन लोगों का विश्वास था कि भारत को धीरे धीरे लोकतांत्रिक स्वशासन की ओर बढ़ना चाहिए।
लोकतांत्रिक सुशासन, इस टाइप का इनका सोच था। आगे इनका ये भी मानना था, आगे इनका ये भी मानना था कि उदारवादी, यानी इनका यानी उदारवादियों का यह मानना था कि स्वतंत्रता के लिए, अभी स्वतंत्रता के लिए पूर्ण संघर्ष का समय नहीं आया। इसलिए इसलिए यह ब्रिटिश संबंधों को समय की राजनीतिक आवश्यकता की तरह देखना चाहिए। ब्रिटिश संबंधों को समय की राजनीतिक आवश्यकता की तरह देखना चाहिए। बहुत इनकी दूरदर्शिता थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत लंबे वो सोच रहे थे। इन्होंने सही बात, ये बात जो इनका सोचना था, इन्होंने क्या कहा कि जो अभी जो है, अभी स्वतंत्रता के लिए सीधे संघर्ष, हम सीधे संघर्ष अभी नहीं कर सकते, सीधे संघर्ष का समय नहीं आया है। और इन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश संबंधों को समय की राजनीति, ब्रिटिश संबंधों को समय की राजनीति की आवश्यकता को देखना चाहिए। यही कारण है कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार से अलगाव की बात नहीं किया। चापलूस नहीं थे, मैं इस बात की आलोचना करता हूं, चापलूस नहीं थे। यह समय की राजनीति को समझना चाहिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा। और यही कारण है कि इन्होंने कभी भी अलगाववाद की बात नहीं की और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन पर बल दिया। एक बात और भी है, यानी उदारवादियों का यह भी मानना था कि इंग्लैंड में जो अभी ब्रिटिश शासन प्रणाली है वो प्रगतिशील है। वहां पर संसदीय प्रणाली जो है वह जनता के अधिकार को सुरक्षित करता है। वहां पर नागरिकों को अपनी समस्या को व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है। यानी लोकतांत्रिक प्रणाली वहां पर व्याप्त है, शासन में लोकतांत्रिक प्रणाली वहां पर व्याप्त है। प्रेस को फ्रीडम प्राप्त है, मीडिया को फ्रीडम प्राप्त है, पत्रिकाओं को अपनी बात लिखने के लिए, कहने के लिए फ्रीडम प्राप्त है। जिन आर्थिक प्रशासनिक नीतियों को वहां लागू किया गया है उससे ब्रिटिश जनता का विकास हो रहा है। यानी इस प्रकार से इन्होंने ये भी कहा कि इस तरह इंग्लैंड में स्थापित ब्रिटिश शासन जो है वो प्रगतिशील है। तो इन बातों को भी इन्होंने ग्रहण किया और ये भी लक्षण इनके ऊपर देखने को मिलता है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन लेकिन मैं ये कहूंगा कि ब्रिटिश अधिकारियों को होते हुए भी ब्रिटिश शासन की स्थापना नहीं की गई भारत में, कभी भी नहीं। बाद में जो ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीतियों को लागू किया गया तो कहते ब्रिटिश शासन की स्थापना। भाई ब्रिटिश शासन की स्थापना कहां हुई? थोड़ा गौर से आप मेरी बातों पर ध्यान देना, मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना। बाद में ब्रिटिश अधिकारियों के होते हुए भी ब्रिटिश शासन की स्थापना नहीं की गई। बाद में तो ब्रिटिशर्स ने औपनिवेशिक नीतियों को लागू किया। औपनिवेशिक नीतियों का लागू किया। यही कारण है कि भारतीयों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा। यदि मान लो बाद में ब्रिटिश शासन जो एक्चुअल जो इंग्लैंड में था, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा, एक्चुअल इंग्लैंड में था, जहां पर वहां के लोगों को शासन प्रणाली में अपनी बात करने का अधिकार प्राप्त था, अपने नागरिकों को अपनी समस्या को व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त था, मीडिया को स्वतंत्रता प्राप्त था, प्रगतिशील विचारधाराएं थी। यदि यहां पर वास्तव में ब्रिटिश शासन होता तो यह अधिकार यहाँ की जनता को भी मिलता। तो हम क्या थे? ब्रिटिशर्स के एक उपनिवेश थे। भारत क्या था? हम मतलब इंडिया, भारत क्या था? एक ब्रिटिशर्स के उपनिवेश थे। भारत को भारत अपना नहीं माना, एक औपनिवेशिक देश माना, उपनिवेश माना। यही कारण है कि ब्रिटिशर्स ने भारत में औपनिवेशिक नीतियों को लागू किया और भारतीय नागरिकों को सारे अधिकारों से वंचित रखा। इसका प्रमाण है, मैं पहले पढ़ा चुका हूं
किस प्रकार से इंडियन प्रेस पर अंकुश लगाया, प्रशासनिक सेवाओं ने भारतीयों के साथ भेदभाव किया, हमेशा एज रिड्यूस किया, भारतीय औपनिवेशिक नीतियों का परिणाम स्वरूप ही भारत में गरीबी आई, भारत में अकाल आया, भारत में बेरोजगारी हुई, धन की निष्कासी जैसी समस्या हुई, भारत के लोग कर्ज में डूबते हुए चले गए। इसको सही में कहा क्या है, मैंने इस वर्ड को यहाँ पे यूज किया और सही में कहा भारत में अन ब्रिटिश रूल की स्थापना थी, ब्रिटिश रूल नहीं, अन ब्रिटिश रूल। भारत में क्या हुआ, एक अन ब्रिटिश रूल की स्थापना की गई थी, औपनिवेशिक नीतियों को लागू किया था और उदारवादियों की शिकायत इस अन ब्रिटिश रूल के प्रति ही था। जी हाँ, भारतीयों में एजुकेशन का अभाव था, इसमें कोई वो मत नहीं है। तो उदारवादियों का मानना था, इस समय के राष्ट्रीय नेताओं को मानना था कि भारत की जनता जो अशिक्षित है, इसे सीधे अभी आंदोलन में शामिल नहीं करना चाहिए, ऐसा इनका मानता। और भारत की आम जनता में इनका विश्वास नहीं था, आम जनता में इनका विश्वास भी नहीं था। इस तरह की इनकी आइडियोलॉजी थी। अब आइडियोलॉजी में कुछ बातों को और आप देख सकते हैं मेरे दोस्त। इनका मानना था उदारवादियों की ब्रिटिश संस्कृति में, उदारवादी जो उदारवादियों को ब्रिटिश सरकार की संस्कृतियों में भी विश्वास था, ठीक है। इसलिए इनका मानना था कि अभी भारत में ब्रिटिश शासन होना अनिवार्य है। और इनका मानना था, इनका ये भी मानना था, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, उदारवादियों के विचारधारा है जो आइडियोलॉजी में, आप इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि भारत की प्रगति में बाधा का कारण ब्रिटिश शासन नहीं, भारत में प्रगति में बाधा कारण ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन नहीं, अपितु देश की सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है। और यहाँ पर शोषण करने वाले नौकरशाही है। ब्रिटिश शासन को उन्होंने भारत के प्रगति में बाधक नहीं माना, प्रारंभिक उदारवादियों ने, यहाँ पर इसकी आलोचना मैं कर सकता हूँ, नहीं माना, अपितु देश के सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन की जो नीति है, भारत में सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जो है और शोषण करने वाली जो नौकरशाही है, वो भारत के प्रगति का बाधक है। इसमें बहुत सारी बात होती है। शोषण करने वाली नौकरशाही, देखो दो अलग अलग लाइन स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अच्छे से एक एक शब्दों को तोड़ करके हमें समझने की आवश्यकता होती है, उसको अच्छे से तोड़ करके हमें समझने की आवश्यकता होती है। मैंने क्या कहा कि भारत की प्रगति में बाधा कारण ब्रिटिश शासन नहीं, अब देश के सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन एवं शोषण करने वाली नौकरशाह, वो है नौकरशाह। बेटा कौन है, शोषण करने वाले नौकरशाही कौन है, ब्यूरोक्रेसी कौन है, तो ब्रिटिशर्स ही है ना, उनके प्रतिनिधि हैं। और इनका ये भी करना कि भारत के लोगों को बहुत जो समस्या है उनका निराकरण तब हो सकता है, भारतीय को न्याय तब मिलेगा जब ब्रिटिश शासन को इसके बारे में उनको जागरूक कराया जाए। इस प्रकार के आइडियोलॉजी को लेकर के, विचारधाराओं को लेकर के ये प्रारंभिक राष्ट्रवाद के जो नेता थे उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। अब जैसे हम लोग चर्चा करेंगे इनकी कार्य पद्धति पर बात करें, मेथड्स, कार्य करने की सुरक्षा, कार्य करने का शैली क्या था, मेथड क्या था, मेथड्स ऑफ वर्क ऑफ द मॉडरेट्स लीडर, मेथड्स ऑफ द वर्क ऑफ द मॉडरेट लीडर्स। देखिए उदारवादी नेता शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक, शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक इन तरीकों पर
इन्हें पूरा भरोसा था, पूरा भरोसा था। और ये मुख्यतः मेनली प्रार्थना, याचिका, मेल मिलाप, भाषण, संकल्प, इन पर ये क्या के इन पर ये निर्भर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने विचारों को एक लेटर के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से ब्रिटिशर्स के सामने रखते थे। क्योंकि प्रारंभिक कांग्रेस के जो नेता थे, जिसमें अधिकांश नेता वह बहुत सारे न्यूज़पेपर के संपादक थे। ठीक है। और दूसरी बात ये भी था कि उदारवादी नेता जो थे इंडिया के साथ साथ, भारत में तो था ही, इंडिया के साथ साथ ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए वो लंदन में भी, इंडिया के साथ साथ ये लोग लंदन में भी अपना प्रचार प्रसार काम करते थे, अपने आइडियोलॉजी को भी वहां भी रखते थे, कार्य पद्धति को वहां भी रखते थे। यानी उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना और उसके आधार पर सुधारों पर बल देते थे। यानी उदारवादी संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगों को रखकर रक्तहीन संघर्ष में विश्वास किया। रक्तहीन संघर्ष, हम ये कह सकते हैं किसमें विश्वास किया? रक्तहीन संघर्ष में विश्वास किया। जैसे कि आप देखोगे लंदन में दादा भाई नौरोजी ने संस्था का गठन किया था और अनेक सारे भारतीय मुद्दों को उन्होंने उठाया। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन में अपने जीवन एवं इनकम का बहुत बड़ा भाग इस कार्य के लिए लगा दिया। हालांकि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को मेंबर भी बने और भारतीयों की एक सशक्त लॉबी बनाई, भारतीयों की एक सशक्त लॉबी बनाई, इसमें कोई दो मत नहीं। दादा भाई नौरोजी का बहुत बड़ा योगदान रहा यहाँ पर। यानी सशक्त लॉबी का मतलब है कि भारत के पक्ष में जनमत बनाई वहां पर। यानी यहाँ पर उद्देश्य क्या हो गया कि उदारवादियों का उद्देश्य भारत एवं ब्रिटेन को सरकार एवं जनता तक पहुंचाना। भारत उदारवादियों का उद्देश्य क्या था? भारत एवं ब्रिटेन की सरकार एवं जनता तक पहुंचाना, उनकी समस्या से उनको अवगत करवाना। इसके लिए न्यूज़पेपर का सहारा लिया, संस्थाओं का सहारा लिया, अनेक समिति बनाई गई। ठीक है, इन सबको हम देखते हैं। अब आगे हम देखें, ये तो कार्य पद्धति थी, कार्य पद्धति पर देखें मांगे, डिमांड्स। डिमांड्स में हम लोग देखें आर्थिक मांगे, राजनीतिक मांगे, सामाजिक मांगे, इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक करके पढ़े। तो उन पर हम देखते हैं मांगों पर। मांगों क्लासिफाइड में कर देता हूँ ताकि इसमें शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ और इसको अच्छे तरीके से इनके डिमांड्स को जो उदारवादियों मॉडरेट्स की जो मांगे थी, इसे देखें राजनीतिक मांगे। राजनीतिक मांगे थी, पॉलिटिकल डिमांड्स क्या था? क्या मांगता? कि विधायी परिषद का प्रसार हो। विधायी परिषद के प्रसार की मांग किया, जिसमें भारतीयों को अधिक से अधिक शक्ति एवं
शक्ति एवं प्रतिनिधित्व देने की मांग किया, देने की मांग किया। इतना नहीं, उन्होंने कहा प्रांतीय परिषदों का निर्माण, प्रांतीय परिषदों का गठन की मांग किया। इनकी मांग थे। उसके बाद नौकरशाही और पुलिस निरंकुश कार्य को रोकने की मांग किया। नौकरशाही एवं पुलिस के द्वारा किए जाने वाले निरंकुश कार्य कार्य को समाप्त करने की मांग की। इसके अलावा लोक सेवाओं में भारतीयों की अधिक से अधिक सहभागिता, ये मांगे था। और कि भारत एवं पड़ोसी देशों के साथ, इसकी मांगे थी कि भारत एवं पड़ोसी देशों के साथ, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों के साथ उग्रता की नीति को समाप्त करें। उग्रता की नीति को ब्रिटिश सरकार इसको समाप्त करे। इनकी राजनीतिक मांगे थी। अब देखिए आर्थिक मांगों को हम देखते हैं। उदारवादियों के आर्थिक मांगे, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पेपर में पूछे जाने की संभावनाएं भी होती है, तो उसको देखे हम लोग। तो आर्थिक मांगे थी, जैसे कि सबसे बड़ी मांग क्या थी? भू राजस्व में कमी, लगान दर में कमी की मांग किया। नमक कर की समाप्ति, इसकी मांग किया। ठीक है। आर्थिक निष्कासन, धन के निष्कासन को बोलते हैं, की समाप्ति, इसकी मांग रखा। आधुनिक उद्योग की स्थापना, आधुनिक उद्योग की स्थापना की मांग रखा। साहूकारों और जमींदारों के, साहूकारों एवं जमींदारों के अत्याचारों से मुक्ति की मांग। और और कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए आर्थिक सहायता के साथ साथ सिंचाई का प्रबंधन, ये सब मांगे, ये आर्थिक मांगे थी। ठीक है। अब देखते हैं इनके अन्य मांगों में सैन्य क्या था, मांगे क्या थी, और फिर देखेंगे कि सामाजिक मांगे क्या क्या थी। सैन्य मांगे, आर्म्स एक्ट को समाप्त करने की मांगे, सैनिक व्यय में कमी करे और
कमीशन रैंक पर आर्मी में कमीशन रैंक पर उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की मांग किया। सामाजिक मांगे, कल्याणकारी गतिविधियों को प्रारंभ करें, शिक्षा, हेल्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई कार्यों पर अधिक ध्यान देने की मांग रखा। उसके बाद नागरिकों के अधिकारों की मांग किया, सिटीजनशिप के अधिकारों की मांग। आपको बेटा नागरिकों के अधिकारों की क्या मांगे थी? जैसे कि नागरिकों को बोलने का अधिकार, विचार व्यक्त करने का अधिकार, नागरिकों को जैसे विचार व्यक्त करने का अधिकार उन्हें होना चाहिए, ठीक है। यानी भारतीयों को, नागरिकों को संगठन बनाने का अधिकार ये होना चाहिए। इस तरह से इन्होंने मांग किया। भारत यानी इंडियन प्रेस, भारतीय पत्रकारिता को स्वतंत्र करने की मांगे इन्होंने रखा। उसके बाद श्रमिकों, वर्कर्स की दशा में सुधार की मांग यहां पर रखा। समय पर न्याय, भारतीयों को समय पर न्याय प्राप्त हो, इसकी मांग रखा। ठीक है, ये इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य मांगे थी। ठीक है, जो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखा भी था कि विधायिका एवं भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है, विधायिका एवं भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के शासन ही ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत को स्वशासन मिले। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जिस प्रकार की ब्रिटिशर्स ने अधिकार दिया, उसी प्रकार से भारत में भी स्वशासन मिले। सिविल सेवा में भारतीयकरण हो, यानी अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल करें, एज इंक्रीज करें, आर्म्स एक्ट को समाप्त करें, सैन्य व्यय में कटौती की जाए, धन की निष्कासी पर रोक और परमानेंट सेटलमेंट अन्य क्षेत्रों में भी लागू करें, जिसको मैं काफी एक्सप्लेन के साथ यहाँ पर एक एक करके बताया हूँ। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से जब आप पढ़ते हो तो आपको व्यूज क्लियर होता है। जब व्यूज या कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मन में जो पूर्वाग्रह की बहुत सारी बातें होती है उससे हम ग्रसित हो जाते हैं और अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि जैसा मेरा मेंटेलिटी होगा, जैसा सोच होगा, उसी प्रकार से हम लिखते भी हैं। इन पर बेटा ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं एक एक बातों को, काफी एक एक पॉइंट्स को, एक एक वर्ड्स को मैं समझाया हूं, तो उसके बोलने का और करने का व्यूज क्या है उसको हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट, अधिकारी बनने जा रहे हो, एक कलेक्टर बनने जा रहे हैं, हमें भी उसी तरह से सोचने की आवश्यकता होती है। ये था राजनीतिक मांगे, आर्थिक मांगे, सैन्य मांगे, सामाजिक मांगे देख लिया। अब इनका उदारवादियों को योगदान को देखिए, आलोचना करें, उपलब्धियां को देखिए। योगदान, पहले योगदान क्या रहा, तो सबसे बड़ा योगदान यानी अचीवमेंट्स को हम देख सकते हैं कि प्रारंभिक जो राष्ट्रवाद के जो नेता थे, एक राजनीतिक जागरण का काम किया, इसमें कोई दो मत नहीं।
इस वर्ड्स में कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रारंभिक राष्ट्र के जो नेता थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा मंच तैयार किया, अवेयर कर दिया पूरे भारतवर्ष को। लोकतंत्र और स्वशासन की विचारधारा को डेमोक्रेसी और सेल्फ गवर्नेंस डेमोक्रेसी और सेल्फ गवर्नेंस की विचारधाराओं को मजबूत बनाया, एक स्ट्रॉन्ग रूप दिया। और कौन दिया? वो उदारवादियों ने दिया। एक बहुत बड़ा प्लिंथ तैयार किया भैया। जब प्लिंथ आपका मजबूत होगा, उसी पर बिल्डिंग आप खड़ा करोगे। एकाएक लोकतंत्र का विकास नहीं हुआ भारत में, स्वशासन की विचारधारा एकाएक नहीं आई, बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन एकाएक खड़ा नहीं हो गया। उसके पीछे इन उदारवादियों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा कि उन्होंने एक प्लिंथ तैयार किया, मजबूत मजबूत एक धरातल तैयार किया, जिस धरातल पर आपने पैर रख करके ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर आपने किया था। और दूसरी बड़ी बात क्या थी, हम ये कहते हैं बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा योगदान है, उपलब्धियां हैं। अब देखिए, उदारवादियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक समीक्षा इन्होंने ही प्रस्तुत किया। दादाभाई नौरोजी, जो प्रारंभिक राष्ट्रवाद के एक महत्वपूर्ण नेता माने जाते थे, ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने अपने लेख के माध्यम से, अपने बुक के माध्यम से ड्रेन वेल्थ थ्योरी को उजागर किया। बताया कि भारत में जो गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, उसका कारण क्या है? धन के निष्कासी, बाद में बाहर का धन किस प्रकार से जा रहा है। उन्होंने लेख लिखा, इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया में, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया में ने इसमें भी लिखा है। और उनका एक बुक जो काफी चर्चित बुक रहा कि ब्रिटिश और ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनमें उन्होंने में इसमें भी इन बात को उन्होंने उजागर किया और बताया इन्होंने हमारा कच्चा माल किस प्रकार से भारत से बाहर जा रहे हैं, हमारा पैसा किस प्रकार से ब्रिटिशर्स अपने अधिकारियों के पेंशन पर खर्च कर रहे हैं, भारत से बाहर जो साम्राज्य विस्तार हो रहा है उस पर भारतीय पैसे खर्च किए जा रहे हैं, किस प्रकार से कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, भारत के उद्योगों का पतन हुआ। इस दुर्दशा को, यानी भारत की इस प्रकार की आर्थिक दुर्दशा को स्पष्ट किया यही प्रारंभिक राष्ट्रवाद के नेताओं ने। और इस प्रकार की आर्थिक समीक्षाओं ने भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग में राष्ट्रीयता की चेतना का विकास किया और भारतीय बुद्धिजीवी के मन में यह भावना जागृत हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है वो भारत के विरोधी हैं। और यही विचारधारा ने, यही समीक्षा ने भारत को उस समय, भारतीय लोगों को एकजुट किया, यूनाइट किया। और इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद का आरंभिक रूप आर्थिक स्वरूप लिए हुए था, इसमें दो मत थे। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं, यहाँ पर बात को मैं लिख करके समझा दूं आप लोगों को, कि जैसे कि उदारवादियों, जो राष्ट्रवाद के जो नेता थे, इन्हीं के प्रयासों से इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1892 को पास किया गया, पारित किया गया। यानी कि उदारवादियों के अनवरत आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को पास करने के लिए विवश किया। हालांकि इससे भी कांग्रेसी नेता, उदारवादी नेता पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे, इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि तो उनकी मांगे थी कि जनता के धन पर जनप्रतिनिधियों का नियंत्रण होना चाहिए। यहाँ पर उन्हें भारत के उदारवादी नेताओं ने नारा दिया था कि नो रिप्रेजेंटेशन
नो टैक्सेशन, यानी कि बिना प्रतिनिधि के, नारा दिया था कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। उन्होंने कहा था कि जनता के धन पर जनप्रतिनिधि का नियंत्रण होना चाहिए। नारा दिया कि बिना प्रतिनिधि के कर नहीं, टैक्स नहीं। हालांकि इसी बात का जिक्र बहुत पहले अमेरिका के लोगों ने, यूएस के लोगों ने अपनी फ्रीडम फाइटिंग के दौरान, यूएस के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के दौरान भी किया था, यहाँ पर भारतीयों ने भी किया। उसके बाद इन्हीं के प्रयासों से बाद में आईसीएस परीक्षा, इंडिया में क्या हुआ, आईसीएस परीक्षा का प्रस्ताव पारित किया गया। 1893 में आईसीएस की परीक्षा भारत और ब्रिटेन में हो एक साथ होने के प्रस्ताव पारित किया गया। स्वराज की मांग, स्वराज की मांग के विचारधारा को इन्होंने ही रखा था। इन्होंने लोकतांत्रिक विचारधाराओं को, लोकतांत्रिक विचारधारा को जन्म दिया और उसे मजबूत भी बनाया। ये इनकी उपलब्धि रही। और आर्थिक उपलब्धि तो सबसे बड़ी थी कि आर्थिक शोषण का उजागर किया इन्होंने। इसके पर मैंने पहले ही बताया कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने, ऐसे ऐसे जान लें, प्रारंभिक राष्ट्रवादों में आर्थिक समस्या को उजागर करने में सबसे बड़ा नाम आता है, वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के बारे में अपनी किताब में लिखा, यानी उनके बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अलावा एक और महान अर्थशास्त्री थे, आरसी दत्त। यह भी प्रारंभिक राष्ट्रवाद के प्रमुख नेताओं में से एक थे, आरसी दत्त। इनकी एक बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया में इन्होंने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की काफी आलोचना किया है। और जो सामाजिक उपलब्धियां थी, सामाजिक उपलब्धियों में आप ये कह सकते हो कि नागरिक अधिकारों की जागरूकता का प्रसार किया। नागरिक अधिकारों की, अधिकारों की जागरूकता का इन्होंने प्रसार किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, उससे पहले इसके लिमिटेशन को देख ले। उदारवादियों की सीमाएं क्या थी। यह आंदोलन शिक्षित एवं मध्यम वर्ग तक सीमित रहा, तो कोई दो मत नहीं, इसका उल्लेख मैं पहले भी किया हूं। उदारवादी आम जनता की ताकत का आकलन नहीं कर पाए, क्योंकि आम जनता के लोग अशिक्षित मानते थे।
और लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार के वास्तविक स्वरूप को भी नहीं पहचान पाए और ब्रिटिशर्स से ही सुधारों की अपेक्षा करते रहे। बस इनकी सीमा यही थी, इसलिए इनके काफी आलोचना कहा गया। वो लंबे समय तक ये इस बातों में रहे कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ही उनका अधिकार प्राप्त होगा, चाहे राजनीतिक अधिकार हो, सामाजिक अधिकार हो, आर्थिक अधिकार हो, उन्हें न्याय प्राप्त होगा। इसी वहम में वो रह गए। यही कारण है कि ये धरातल तक नहीं पहुंच पाई। धरातल मतलब कहने का मतलब आम जनता का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि आम जनता की ताकत को इन्होंने नहीं पहचाना। ये इनकी लिमिटेशन थी। यही कारण से इनकी काफी आलोचनाएं भी की जाती है। और जब हम इनका मूल्यांकन करते हैं, यह हम कह सकते हैं कि यह आंदोलन जो था, प्रारंभिक राष्ट्रवाद का जो आंदोलन था, उदारवादियों का आंदोलन था, ये असफल नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा सकता है? कि भारतीयों में आरंभिक स्तर पर राष्ट्रीय चेतना का विकास इन्होंने ही किया था। और भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ, इससे क्या हुआ, इनका कनेक्टिविटी यूरोपियन देशों से होता है, और जिससे क्या होता है, एक शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और वह शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे भारत में, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों का उजागर किया और जनता के सामने लाके रख दिया। सच है, ठीक है, सच है कि बहुत अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन असफल भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, यानी क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता लाने, एक राष्ट्र, एक अखंड राष्ट्र के निर्माण में भारतीयों को योगदान देने के लिए ये सफल हो गया, इसमें कोई दो मत नहीं है। कमियां रही, लेकिन इनके कमियों के बाद ही कारण ही और इनके उपलब्धियों दोनों को जोड़ करके भारत में एक उग्र राष्ट्रवाद आंदोलन का मंच भी तैयार होता है। तो ये था हमारा उदारवादी विचारधारा, यानी प्रथम फेज 1885 से 1905। और सेकेंड क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वो होगा गरम दल। नरम दल को पढ़ लिए, गरम दल को पढ़ेंगे, यानी जिसको ब्रिटिशर्स ने उग्रवादी कहा, यानी हम लोग कहते हैं गरमपंथी विचारधारा, और ब्रिटिश इतिहासकारों ने उसको लिखा उग्रवादियों की विचारधारा को लिखा। यानी एक आक्रामक राष्ट्रवाद का उदय, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, यानी यहाँ पर क्या होता है, एक उग्र राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट फेज में अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं एंड थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे सेशन में आते हैं और आपके सहयोग से हम बेटर करने का प्रयास करते हैं और बेटर कर भी रहा हूं। आपका सपोर्ट हमें चाहिए, और मैं हमेशा कहता हूं यूट्यूब चैनल जो है ये फ्री है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए 10% डिस्काउंट मिलेगा। कब? जब आप एडमिशन लेते हैं, मेरा प्रोमो कोड अजीत झा का आप यूज करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन लें, एडमिशन लें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड बेस्ट विशेष। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।